हेलो एंड वेलकम टू द वीडियो लेक्चर प्रोग्राम फॉर पीजी क्लासेस। आज के इस सेशन में हम व्यापार चक्र के दो महत्वपूर्ण सिद्धांतों पर चर्चा करेंगे, जिसमें पहला सिद्धांत शुम्पीटर का नवप्रवर्तन सिद्धांत है, इनोवेटिव थ्योरी ऑफ शुम्पीटर। अमेरिकी अर्थशास्त्री जोसेफ शुम्पीटर द्वारा इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया था। मुख्य रूप से इस सिद्धांत में जो नव प्रवर्तन की बात की जा रही है वह चार अलग अलग क्षेत्रों में, चार अलग अलग एरियाज में देखा जाता है। उद्यमियों द्वारा नवीन विचारों का क्रियान्वयन, नवीन वस्तुओं का उत्पादन, नए बाजार की खोज या उसका विकास किया जाना और उत्पाद की नवीन तकनीक का विकास करना शुम्पीटर के द्वारा नव प्रवर्तन कहा गया है। अतः इन्हीं चारों के द्वारा व्यापार चक्र में जो परिवर्तन है वह देखा जाएगा। आगे बढ़ते हुए हम शुम्पीटर के नव प्रवर्तन सिद्धांत में व्यापार चक्र की अलग अलग अवस्थाओं को देखते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं समृद्धि काल, प्रॉस्पेरिटी पीरियड की। नवीन उत्पादन साधनों की खोज और नए बाजार का विकास नव प्रवर्तन कहलाया। अतः नव प्रवर्तन होते ही बैंकों से ऋण लेकर नवीन उत्पादों में नियोजन किया जाना और आय को बढ़ाना, यह उद्देश्य माना गया इस सिद्धांत का। मौद्रिक आय व मूल्य में वृद्धि से उपभोग व्यय का बढ़ जाना, पुरानी फर्मों द्वारा उत्पादकता बढ़ाया जाना और उत्पादन के नए साधनों का प्रयोग करना, यह सब आर्थिक व्यवस्था में तेजी ला रहा है। साख का विस्तार तथा कम उत्पादन में वृद्धि, जिसके साथ साथ रोजगार, मूल्य और उत्पादन में जो तेजी देखी गई, उसी से जो व्यापार चक्र है वो समृद्धि की अवस्था में पहुंचता है। अतः हम कह सकते हैं कि नव प्रवर्तन के विकास के साथ साथ रोजगार, उत्पादन और आय के स्तर में तेजी देखी जाती है। इसके पश्चात आर्थिक प्रणाली में प्रतिसार, रिसेशन, जो विनियोगों में वृद्धि से कई नई फर्मों के बीच प्रतियोगिता को भी विकसित करता है। नव प्रवर्तन के कारण उत्पादन में वृद्धि से पूर्ति की अधिकता होने लगती है, क्योंकि नई फर्मों द्वारा भी काफ़ी उत्पादित वस्तुओं को बाजार में बेचा जाता है। नए साम्य की जो स्थिति होगी उसमें कीमत और आय में गिरावट होगी। रोजगार के स्तर में होने वाली कमी से प्रतिसार की दशा, जो कि आय और मांग के स्तर को निरंतर कम करती है। अतः अत्यधिक उत्पादन के साथ जो आर्थिक प्रणाली है उसमें धीरे धीरे गिरावट होने लगती है और व्यापार चक्र जो है वो प्रतिसार, रिसेशन की ओर आगे बढ़ने लगता है। यदि हम मंदी की बात करें, डिप्रेशन की हम बात करें, तो मूल्यों में होने वाली कमी के कारण फर्मों को निरंतर हानि होने लगती है। बैंकों को ऋण की वापसी की जाती है, जिससे मुद्रा के प्रवाह में कमी आती है और मुद्रा जो है वो धीमी गति से गतिमान होने लगती है। अनिश्चितता का दौर और कोषों में होने वाली कमी मांग के स्तर को न्यूनतम करती है, जिससे रोजगार स्थिर होता है और मंदी व्याप्त हो जाती है। अतः बहुत अधिक उत्पादन के साथ मूल्यों में होने वाली गिरावट से जो पूरा सिस्टम है, पूरा व्यापार चक्र है, वो मंदी की दशा में आ जाता है। इसके पश्चात हम पुनरुद्धार, रिकवरी की अगर बात करें, अगर हम देखें कि जो व्यापार चक्र है वो कैसे अपने आप को रिकवर कर पाएगा, तो हानि के बोझ से जो नई फर्में हैं वो बंद हो जाती हैं, क्योंकि हम जानते हैं दीर्घ समयावधि में वही फर्में टिक सकती हैं बाजार में जो सामान्य लाभ कमाती हो। ऋणों की वापसी एवं निवेश में कमी होने लगती है। नए साधनों को खोजकर बाजार को विस्तृत किया जाना और नवीन उत्पादों के विचार से बाजार में तेजी लाना पुनः आर्थिक प्रणाली को पुनरुद्धार में लाता है। तो इस प्रकार से जो नव प्रवर्तन है उससे व्यापार चक्र में चार अलग अलग अवस्थाएं देखी जा सकती हैं। यदि हम शुम्पीटर के इस सिद्धांत को क्रिटिकली देखें, इसकी आलोचना की हम बात करें, तो केवल यह नव प्रवर्तन की ही व्याख्या करता है, व्यापार चक्र के अन्य घटकों पर ध्यान नहीं देता। बैंक के ऋणों पर यह पूरा का पूरा सिद्धांत केंद्रित है। उद्यमियों की कार्यशैली में केवल नव प्रवर्तन ही शामिल नहीं होता, उसमें और भी बहुत सारे तत्व हैं।
जिसकी अवहेलना की गई इस सिद्धांत में। केवल ऋण व्यापार और वित्त की व्यवस्था नहीं करता, वित्त के और भी साधन हैं जिसकी व्याख्या नहीं की गई। शून्य लाभ की अवधारणा है जो पूर्ण रूप से सत्य नहीं होती, और पूर्ण प्रतियोगी बाजार की दशा बताई गई है जो कि वास्तविक बाजार की दशा नहीं होती। इसके पश्चात हम व्यापार चक्र के आधुनिक सिद्धांत की ओर आगे बढ़ते हैं जो हिक्स के द्वारा प्रतिपादित किया गया है। इसे हम मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रेड साइकिल या हिक्स मॉडल भी कहते हैं। J.R. हिक्स द्वारा गुणक और त्वरक प्रभाव पर यह आधुनिक विचार आधारित है। 1950 में हिक्स द्वारा प्रकाशित पुस्तक ए कॉन्ट्रीब्यूशन टू ट्रेड साइकिल में सबसे पहले इस सिद्धांत को प्रतिपादित किया गया था। इस सिद्धांत के अनुसार व्यापार चक्र इन 4 एलिमेंट्स पर आधारित है, जिसमें पहला है विकास की प्रत्याशित दर, एक्सपेक्टेड रेट ऑफ ग्रोथ। दूसरा उपभोग का फलन, कंजम्पशन फंक्शन, जिसे CT बराबर YT-1 इंटू अल्फा कहा गया है, जहां CT उपभोग, Y आय का स्तर, T-1 समय अवधि और अल्फा जो MPC मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम को दर्शाता है। इसके अलावा 2 विनियोगों को लिया गया है, जिसमें एक है प्रेरित विनियोग इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट्स जो लाभ से प्रभावित होंगे, और दूसरे है स्वतंत्र विनियोग ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट्स जिनमें लाभ की कोई भी गुंजाइश ना हो, यह लाभ से स्वतंत्र होते हो। तो इन चारों ही एलिमेंट्स के साथ अब हम यह देखते हैं कि व्यापार चक्र किस प्रकार से हिक्स द्वारा समझाया गया है। इस मॉडल के अंतर्गत व्यापार चक्र का जो पहला फेस है, जो पहला चरण है, वह है अपस्विंग, चढ़ाव, जो बाकी सिद्धांतों में प्रॉस्पेरिटी या बूम पीरियड, जिसे हम समृद्धि कहते हैं, विनियोग बढ़ने से त्वरक प्रभाव के कारण अतिरिक्त आय उत्पन्न होने लगती है। अतिरिक्त आय को पुनः विनियोजित कर दिया जाता है, जिससे उत्पादन में वृद्धि होती है। आय बढ़ने से मांग और उपभोग के दर में तेजी देखी गई, जिससे रोजगार का स्तर बढ़ता है और आर्थिक संरचना में तेजी देखी गई है। अतः हम कह सकते हैं कि हिक्स द्वारा त्वरक, एक्सेलरेटर और विनियोगों के मध्य प्रत्यक्ष संबंध को दर्शाया गया है, जिसमें त्वरक के बढ़ते ही विनियोग बढ़कर आय, रोजगार और उत्पादन को बढ़ाते हैं। इस तरह जो आर्थिक प्रणाली है उसमें अपस्विंग देखा गया है। इसके पश्चात हम दूसरे फेज पर आते हैं जो है डाउन स्विंग, गिरावट, जिसे हम डिप्रेशन भी कहते हैं। मंदी के दौर हेतु उपभोग के स्तर में सतत गिरावट देखी जाती है, जिससे मजदूरी की दर में बढ़ोतरी होते हुए आय अर्जन अनुपात, इनकम अर्निंग रेशियो में विविधता आएगी। इस विविधता के कारण जो ऋणात्मक प्रभाव देखा गया उससे व्यापार चक्र शिथिल होगा। अतः हम कह सकते हैं कि उपभोग, मजदूरी की दर तथा आय अर्जन अनुपात, इन तीनों घटकों के कारण आर्थिक प्रणाली में गिरावट देखी जाती है, जिससे डाउन स्विंग होगा। इसके पश्चात तीसरे फेस में पुनरुद्धार, जिसे हम रिकवरी पीरियड भी कहते हैं, जिसमें MPC के बढ़ने से उपभोग के स्तर में वृद्धि होगी, श्रम लागतों में कटौती और साधन लागत में कमी देखी जाएगी। उपभोग की वृद्धि विनियोगों पर सकारात्मक प्रभाव डालती है और व्यापार चक्र जो होगा वो पुनः गतिमान दिखाई देगा। अतः इन सभी कारणों से पुनः व्यापार चक्र गतिमान होने लगेगा और पुनरुद्धार देखा जाएगा। यदि हम हिक्स के मॉडल को चित्र के रूप में देखें, उसका डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन देखें, तो आप देख सकते हैं ये एक पैसेज आपके सामने बनाया गया है, जिसके मध्य 2 रेखाएं हैं। जो काली रेखा है वो पूरे पैसेज को ऊपर से नीचे छूकर गुजरती है। यह प्रतिबंधित या मजबूत चक्र है। आप देख सकते हैं व्यापार चक्र जिस गति से घटता है उसी गति से बढ़ता है, और यह आपको अप स्विंग, डाउन स्विंग, चढ़ाव और गिरावट दिखाता है। जबकि इसके अंदर जो लाल रंग से बनाया गया है वह स्वतंत्र या कमजोर चक्र है। यह चक्र पूरे फेस को टच नहीं कर पाता, पूरे पाथ को नहीं छूता, यह इसके अंदर ही चलता है। यह कमजोर चक्र है क्योंकि इसमें न तो गुणक और त्वरक का प्रभाव पूरा हो पाता है और न ही उनका मान 0 और 1 के मध्य होता है। अतः यह चक्र प्रतिबंधित चक्र के मुकाबले पूर्ण नहीं हो पाता, इसीलिए
यह लहर के रूप में बढ़ता और घटता है और जिसका प्रभाव हम आर्थिक प्रणाली पर बहुत ज़्यादा नहीं देख पाते। यदि हम इस सिद्धांत की अवधारणाओं की बात करें, एजम्पशंस की बात करें, तो यह कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स पर आधारित है जो सामान्य होंगे, जिनमें उपभोग आय का फलन माना गया है, बचत और विनियोग साम्य पर होंगी, गुणक और त्वरक का मान स्थिर होना चाहिए, अर्थव्यवस्था सकारात्मक होगी और स्वतंत्र विनियोग होना चाहिए, उत्पादन का स्तर पूर्ण रोजगार पर होगा और औसत पूंजी उत्पत्ति अनुपात 1 होना चाहिए। यदि ये अवधारणाएं काम करती हो तो हिग्स का आधुनिक सिद्धांत व्यापार चक्र के लिए क्रियान्वित होगा। आशा है आपको यह दोनों सिद्धांत समझ में आए होंगे। आज के इस सेशन में इतना ही। धन्यवाद।